नाज़रीन, महाराष्ट्र में ईडी का खेल अब ईडी बना महाराष्ट्र पुलिस हो गया है। एक तरफ जहां ईडी सम्मन पे सम्मन भेज रही है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट हो गई है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 420, 406 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर दोपहर में आज हम बात इसी मौजू पर करेंगे। महाराष्ट्र में ईडी का खेल जारी है। मामला इतना तूल पकड़ गया कि शरद पवार ने इस मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इस वक्त बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 420, 406 और 34 के तहत साबिक फौजी बब्बन भोसले ने मुकदमा दर्ज कराया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने मुहिम चलाई थी और लोगों से 57 करोड़ रुपए जमा किया था। ये रकम राजभवन में जमा होने की बात कही गई थी, लेकिन ये रकम राजभवन में जमा न करके इसे बिजनेस में लगा दिया गया। मामला मंदराम पर आने के बाद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्राम्बे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगाड़ी हुकूमत बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि वो मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए कर रही है। अब तक एनसीपी के 3 वजीर ईडी की कार्रवाई के चलते जेल की हवा खा चुके हैं। शिवसेना पर भी ईडी का शिकंजा है। कोई वजीर गिरफ्तार तो नहीं हुआ, पर कई पर ईडी की नजर है और ईडी का दायरा वजीर आला के घर तक पहुंच चुका है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत ईडी और बदले की कार्रवाई के इर्द गिर्द घूम रही है। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की अगाड़ी हुकूमत भी इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस का सहारा ले रही है, पर इसे कामयाबी नहीं मिल रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अली दारूवाला, जो कि बीजेपी के तर्जुमान है, कृष्ण हेगड़े जी जुड़े हैं, जो कि शिवसेना लीडर हैं, और विनोद यादव, जो कि सियासी तज्जिया निगार है, हमारे साथ जुड़े हैं। अली दारूवाला, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बीजेपी पर यह इल्जाम लगता रहा है कि आप ईडी खेल रहे हैं महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र सरकार पुलिस खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, जो आज संजय राउत के ऊपर 420 और जो सेक्शन 406 और 434 दर्ज किया है, सब में पहले आपके माध्यम से मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, आप जब सेक्शंस आप लगाते हो तो इसके ऊपर 40 to 60 डेज चार्जशीट डालने का वक्त दिया जाता है। वो लॉ वो आम जनता को सबको मालूम है, मगर ये जब कंप्लेंट कोई पुलिस स्टेशन लेती है तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगते हैं। सब में पहले आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारी जनता ये पूछना चाहती है, जो 53 करोड़ जो जमा होके ये जो बता रहे मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, इसका मनी ट्रेल ये लोग ने इस्टेब्लिश किया क्या? इसका इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये जो 2014-2013 का जो इन्होंने मामला लाया है, ये इन्हें कम से कम इसके पहले 6 से 7 मर्तबा इसे इन्हें उजागर करने की कोशिश की थी। इसके अंदर कोई भी एविडेंस को प्रूफ करने के लिए इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो 57 करोड़ जमा हुए तो गए कहां, ये तो बता सकते हैं आप? ये पैसा कहीं 57 करोड़ तो गया होगा। करेक्ट। या भाई इतना खुश हूं आज, क्या इन्होंने इतने दिनों के बाद इतना बड़ा पहाड़ खोद के जो चूहा ढूंढ के लाया है, उसका जो जवाब है मीडिया के सामने बहुत जल्द किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया ये प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आपका चैनल इसके लिए विटनेस रहेगा। ये जो 53 करोड़ का जो इन्हें पब्लिक फंडिंग को जो लेकर इन्होंने जो हमारे ऊपर जो ये इल्जाम लगाए हैं बेबुनियाद, जो चार्जशीट भी जिसकी दाखिल नहीं हुई है, यही चाहते थे कि आज मीडिया के सामने इसका ट्रायल हो। इसका मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने इनकी जो अधिकार को यूज करके आज जो किया है, इसे पब्लिक मीडिया डोमेन के सामने चलाया जाएगा। इसको प्रूफ भी किया जाएगा
क्या ये टोटल फॉल्स नैरेटिव शिवसेना ने किया है केवल और केवल सिर्फ एक रीजन से? क्या कल जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई मिसेस राउत के ऊपर, इसको दिशा भूल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये नैरेटिव आज चलाया जा रहा है? कृष्ण हेगड़े साहब क्या कहेंगे इस पे? आप पर इल्जाम लग रहा है कि आपने पहाड़ खोदा और उसमें चूहा निकला। पुराना मामला उठाकर आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, तो कभी कभी पत्थर अपने घर पे भी लगता है और कीचड़ भी अपने घर पे आ जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनको जो 57 करोड़ रुपया है, इनको चूहा लग रहा है और इनको लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा मैटर है। लेकिन संजय राउत जी का मैटर क्या था? 10 साल पहले उन्होंने उनके मित्र से 55 लाख रुपए का लोन लिया था, हाउसिंग लोन, जो उन्होंने उनको वापस कर दिया। और उसको बीजेपी 55 लाख को मनी लॉन्ड्रिंग कहती है। उनके परिवार को तकलीफ देते हैं, उनके बच्चों को तकलीफ देते हैं, उनके मिसेस को तकलीफ देते हैं, उनको ईडी और सीबीआई कटघरे में खड़ा करती है, उनके ऊपर चार्जेस फाइल करती है 55 लाख के लिए, और इनको 57 करोड़ रुपया बहुत ही छोटा मैटर लग रहा है। इसी तरह जो हमारे देश से फरार हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई 14,000 लेके फरार हो गया, 14,000 करोड़ लेके फरार हो गया, 6,500 करोड़ लेके फरार हो गया, कोई 9,500 करोड़ लेकर फरार। सुनिए ना, बोलने दीजिए ना। ये फरार हो गया, इनको ये सब है ना बहुत छोटी मैटर लग रही है, और 55 लाख उनको बहुत अच्छी बड़ी मैटर लग रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देशभक्ति के नाम पे, INS विक्रांत के नाम पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। दूसरी बात, ये जो ये कह रहे हैं कि इसमें पुरावा नहीं है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं सम्मान्य बीजेपी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, आप कोई भी यूट्यूब में जाइए या कोई भी चैनल में जाइए, आपको सामने सामने प्रूफ दिखाई देगा, पुरावा दिखाई देगा। और दूसरी, ये जो पत्र आई है, जहां पर राजभवन, जहां पर इनके गवर्नर सम्मान्य कोश्यारी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं, राजभवन कह रही है कि यहाँ पर कोई पैसा ऐसा इकट्ठा नहीं हुआ, और कोई पैसा जो किरीट सोमैया। कृष्ण हेगड़े साहब, एक सवाल ये है कि अगर इस तरह का मामला था तो आप खामोश क्यों बैठे हुए थे? जब आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ईडी का दबदबा आपके ऊपर, या ईडी आपके ऊपर हावी हो रही है, तब ये क्यों याद आ रहा है? अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो आप उसको पुलिस के जरिए क्यों नहीं उजागर करते? जब आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तब क्यों ये मामला उठा रहे हैं? बिल्कुल, तो हम लोग अभी कर रहे हैं, और ये किरीट सोमैया जी का एक मैटर नहीं है। बहुत सारे जो बीजेपी के नेता है जो बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, और दूसरे लोग जो ऐसे बेबुनियाद आरोप हमारे पे लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रविंद्र वायकर जी, गीता गावली जी, अनिल परब जी, ये हमारे संजय राउत जी, इनके ऊपर आरोप लग रहा है। नवाब मलिक जी, अनिल देशमुख जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है। इनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। 3 साल से यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार सक्सेसफुली चल रही है। उद्धव साहब ठाकरे जी को बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड पूरे देश में मिल रहा है लगातार। उनका परसेप्शन खराब करने की कोशिश कर रहे, और क्या कर रहे हैं? इनको ये बात बीजेपी को पच नहीं रही है। चलिए आपके पास आएंगे विनोद यादव, जो कि सीनियर साफी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद यादव जी, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की सियासत तो आप गहरी नजर रखे हुए, आप हर चीज देख रहे हैं। क्या इस वक्त ईडी बनाम महाराष्ट्र पुलिस चल रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में ईडी बनाम महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो चल रहा है, और दोनों तरह से, केंद्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से, दोनों ओर से एक दूसरे के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पर आज जो यहाँ पे सवाल है संजय राउत जी का है, और सबसे बड़ा अगर मुझे लगता है कोई सवालों के घेरे में है तो ईडी है। देखिए, मैं ईडी के बारे में आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरे पास ये पेपर है, जी जी। ये पेपर जो है ये आरटीआई के तहत कुछ चीजें जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। दरअसल ईडी जो है 2018 तक जो ईडी है उसने अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट थोड़ा बहुत पब्लिक डोमेन में रखा है, पर 2018 के बाद जब ईडी ने बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करना शुरू किया, बड़े बड़े इंडस्ट्री को टारगेट करना शुरू किया, उसके बाद का कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डोमेन में उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक पत्रकार के नाते जब मैंने उनसे ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि भाई आप ये बताइए कि 2018 के बाद में आपने कितने केस रजिस्टर किए,
कितने में चार्जशीट फाइल किया और कितना कन्विक्शन हुआ, तो आपको हैरानी होगा कि ईडी जो है आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 24 के आड़ में छिप गई है। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है ईडी कि उसने कितने केस दर्ज किए और कितना कन्विक्शन हुआ। तो इसकी वजह से ईडी पूरे देश में सवालों के घेरे में है। अगर ईडी अच्छा काम कर रही है, ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, तो ईडी को ये बताना चाहिए, ईडी को ये बताना चाहिए कि उसने कितने केस दर्ज बिल्कुल आ रहा है दारूवाला आपके पास आ रहा है, कन्विक्शन हुआ। बिल्कुल दारूवाला आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन ईडी की अगर सबसे ज्यादा कार्रवाई इन दिनों में अगर कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। क्या सबसे ज्यादा बेईमान या भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद है? सर, ये माननीय पत्रकार जी ने जो सवाल उठाया, इसका जवाब देने के लिए मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि कल मेरे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मेरे पास आया है। सर प्लीज आपके माध्यम से ये सारे देश को जानना चाहिए। एक्शन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट has witnessed a spike of 95,433 crores from ED raids. ये लिख लो सर, 95,432 crores has been recovered from ED raids. 112 सर्च 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने किया था, उसके अंदर उनको सिर्फ 5,300 करोड़ मिले थे। ये बोल रहा हूं मैं 2004 से 2014। मगर 2014 से लेकर 2022 तक 3,000 सर्चेस केसेस हुए, अटैचमेंट हो गए 839 और अमाउंट रिकवर्ड इज 95,432 करोड़। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप जनता के सामने आज उजागर करो। जी बिल्कुल, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरा डाटा लेके आए दारूवाला जी। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ईडी बहुत ही परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ईडी का ये डॉक्यूमेंटेड है, दिस इज पब्लिश इन द ऑनरेबल न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। सर आप प्लीज रिसर्च करके आया करो, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। पॉइंट नंबर 2, जो 55 लाख का किशोर जी ने कहा था उसके बारे में मैं एक आपको ट्रेल बताना चाहता हूं। एविडेंस कैसा होता है, एक्शन कैसा लिया जाता है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आप लोग को नहीं सिखा सकता। तो सर ये जो हुआ था स्वप्ना पाटकर, ये नाम थोड़ा फेमिलियर है, आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ रही है। स्वप्ना पाटकर के जो हस्बैंड है वो आज जेल में है फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कोविड इन मुंबई। इनकी वाइफ स्वप्ना पाटकर की वाइफ प्रवीण राउत की वाइफ को 83 लाख ट्रांसफर करती है। माइंड यू, अरेस्टेड आदमी की वाइफ पैसा ट्रांसफर करती है और प्रवीण राउत की वाइफ वो पैसा माननीय संजय राउत जी के वाइफ को ट्रांसफर करती है, जिसके जरिए से ये फ्लैट लेते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। सर कैसा एविडेंस किया जाता मैं आपको दिखाता हूं। ना के 420 जाके आप टॉम्बे की कोई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करो और आज नेशनल मीडिया के ऊपर लाइमलाइट और टीआरपी हासिल करने के लिए पहुंच जाओ। सर पत्रावाड़ा 4 जहां पे 683 टेनेमेंट्स गरीबों को, मराठी मानुस जिसको ये लोग जिसका नेता कहते हैं, उनको फ्लैट देने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वो जगह अलॉट करके ली 138 करोड़ के अंदर। सर गरीबों को तो फ्लैट्स नहीं मिले, वहां पर एक बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग इतनी फेमस है दादर की, जहां पर मिसेस राउत को फ्लैट मिला, वो पैसा आया। ये सब एस्टैब्लिश। सर 1 सेकेंड, प्लीज न्यूज़पेपर चेक करो। दारूवाला जी आप जो है चला रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। क्या जवाब देना चाहेंगे इस पे, जिस तरह आधा तो शुभम जी डाटा इन्होंने पेश किया है? मैं ये बोल रहा चाहता हूँ कि स्वप्ना पाटकर जी कौन है इनको पता नहीं है, इनके क्या संबंध है ये कंपनी के साथ। दारूवाला आपके पास आऊंगे, 1 मिनट रुक जाइए, हेगड़े जी को बोलने दीजिए। ये पता नहीं, सुनिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। राउत जी, स्वप्ना पाटकर जी कौन है इनको पता नहीं है, उनके राउत फैमिली के साथ क्या संबंध है या नहीं है उनको पता नहीं है। वो खाली हवा में तीर चला रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो पतरा चौल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो गोरेगांव में है, संजय राउत जी का फ्लैट दादर में। ये सब इश्यूज को मिक्स करके भेलपुरी बना के कुछ भी इधर खिलाए तो ये जब नहीं बॉस। दारूवाला जी आपका जरा स्टडी कर पाइएगा, आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं। 55 लाख किसने ट्रांसफर किया? वर्षा पाटकर के अकाउंट से आया नहीं आया? आप प्लीज आप ये जनता को बताओ। 10 साल पहले
माधुरी राउत जी है, जो प्रवीण राउत जी के वाइफ है, उन्होंने उनको हाउसिंग लोन दिया। 25 लाख पे बहस कर रहे हैं, 57 करोड़ की बात करने तो यानी विनोद यादव जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो कुछ इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है, ईडी की जो एक तरह से कार्रवाई है, क्या कहीं ना कहीं अगाड़ी सरकार को दबाने की कोशिश है? और दूसरे जो हमारे दारूवाला जी ने जो आदादोशुमार पेश किए, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी है उनकी। वो पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं, मैं आरटीआई की कॉपी दिखा रहा हूँ। न्यूज़पेपर की कटिंग और आरटीआई की जो रिप्लाई है ईडी का के सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दरअसल यह है, दारूवाला जी झूठ बोल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है ईडी क्या कर रही है और किस लिए कर रही है। देखिए, एक सवाल सबसे स्पष्ट है, अगर उनके पास न्यूज़पेपर की कटिंग भी है तो वो उसमें बताया कि उसमें कन्विक्शन कितना है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है जिसके अंदर पिछले 4-5 सालों में अगर 1500 केस दायर हुए हैं, मुश्किल से 9 कन्विक्शन है। ये ईडी का काम है, ये ईडी कर रही है। ईडी सिर्फ 9 मामलों में कन्विक्शन कर पा रही है, ये ईडी का परफॉर्मेंस है। और मैं जहां तक आपको महाराष्ट्र सरकार की बात है, तो ये सीधी स्पष्ट बात है, केंद्र सरकार जो है ईडी के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराना चाहती है। ये क्या छुपी हुई बात है? महाराष्ट्र की जनता क्या ये नहीं जान रही है? सर, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जान रही है। मैं विनती करता हूं, लेकिन दारूवाला सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, हर जगह के वज़ीर आला या जो भी मंत्री है वो इसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो। एग्जैक्टली, ये उन्हीं का ट्यून बोल रहे, ये उन्हीं का गुणगान गा रहे, ये उन्हीं की लैंग्वेज यूज कर रहे। देखिए, लैंग्वेज की बात नहीं है, बात यहाँ पे फैक्ट की है। आप मुझे बताइए, आपके बड़े नेता है, एमएलसी है राजहंस सिंह, जो बीएमसी में कारपोरेटर थे, इस समय बीजेपी के एमएलसी है। आप उनकी प्रॉपर्टी देखिए। अगर आपको संजय राउत की प्रॉपर्टी दिखाई देती है तो राजहंस सिंह की प्रॉपर्टी देखिए कितनी बड़ी है। उसका एक बार ईडी से जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उसमें से किसी एक का उठा लीजिए, ईडी की जांच करा लीजिए। पिछले 15-20 साल मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। दारूवाला से ये सवाल किया था, क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है? कोई भ्रष्ट नेता नहीं है बीजेपी में? दारूवाला सारे ईमानदार है? जानना चाहता हूँ, ईडी ने अभी तक किसी बीजेपी के लीडर पे कार्रवाई की है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में? बीजेपी, अगर सर मैं ये कह रहा हूँ, 2.5 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इनके पास अगर कोई एविडेंस है, अगर कोई कंप्लेन लॉन्च होती है तो अवश्य उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, उन्हें सर तुरंत तिहाड़ जेल में डाल दो अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो। सर ढूंढेंगे तो एविडेंस मिलेगा ना, ईडी कार्रवाई करेगी, छापे मारेगी, तभी तो एविडेंस मिलेगा। कार्रवाई आप तो गाड़ी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, तो एविडेंस बीजेपी के पास से कहां मिलेगा? मालिक, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपने ईडी के ऊपर कोई यहाँ पे केस ऑफेंस जो आपने रजिस्टर किया है, अगर ईडी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, सर ऑनरेबल हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, महाराष्ट्र सरकार के पास ईडी नहीं है ना, ईडी इस्तेमाल कैसे करेगी महाराष्ट्र सरकार? सर ईडी का इस्तेमाल तो सेंटर करेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक केस सर, एक केस बताओ, ये केस रजिस्टर होने के बाद ईडी ने एक्शन नहीं लिया है। माननीय पंतप्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतने स्वच्छ है, वो ये से विदाउट कन्विक्शन छोड़ेंगे नहीं। ये आज आपके माध्यम से मैं नेशनल टेलीविजन पे जिम्मेदारी से स्पष्ट करता हूं। सर कृष्ण हेगड़े जी, एक भी केस बुक नहीं किया आपने इस तरह का किसी बीजेपी लीडर के खिलाफ, तो कार्रवाई कहां से होगी ईडी की? नहीं, दारूवाला जी ये नहीं जानते कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी स्टेट को रिपोर्ट नहीं करते। जब सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करती है तो ऑपोजिशन लीडर पे करती, खुद के लीडरों पे नहीं करती। बहुत सारे जो नेता हैं कांग्रेस के अलग अलग पार्टी से, सुनिए ना, दूसरे पार्टी से गए या दूसरे विपक्ष के नेता है, ममता जी के घर पे हो, चैलेंज जी के घर पे हो, अभिषेक बैनर्जी के घर पे हो, मुलायम सिंह ये अपने अखिलेश यादव जी के दोस्तों के ऊपर हो, चन्नी जी के नेव्यू के ऊपर, सबके घर पे ईडी गई है। और बेसिकली इनको गुस्सा क्या है कि संजय राउत जी ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को साथ में लाया, गठबंधन बनाया, यहाँ पर सरकार बनाने में मदद किया, और सरकार 3 साल से बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आने वाले 20 साल भी ये सरकार चलने वाली है। ये बात का बीजेपी को रोष है, इसके लिए ये सरकार गिराने की पूरी षड्यंत्र है और ये साजिश है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि आप एक को टारगेट करेंगे। संजय राउत जी डरे नहीं है, उन्होंने बोला मुझे गोली मारो, मुझे जेल में डालो, मेरा कुछ भी करो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। और इसी तरह कोई भी शिवसेना के पदाधिकारी या एनसीपी के पदाधिकारी या कांग्रेस के पदाधिकारी डरते नहीं है। दूसरी बात यह है कि गए देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में, और मैं पर्सनल था, तो गए बीजेपी के सरकार में
7-8 मंत्री थे और नेता थे जिनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? करप्शन की वजह से छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके ऊपर क्या ईडी लगी? नहीं लगी। खुद देवेंद्र जी ने उनको निकाल दिया, बीजेपी ने उनको निकाल दिया और उनके मंत्री पद निकाल दिए, उनको टिकट नहीं दिया बाद में। उसके बाद जो नेता कांग्रेस में थे, अलग अलग पार्टी में थे, जिनके घर पे ईडी का केस चल रहा था, उनको बीजेपी में लेकर, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, विनोद जी गिना रहे थे नाम, लेकिन मैं गिना नहीं रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनल मैटर में नहीं जाता हूं। और ये कहते हैं कि आप केस कर दीजिए इनके खिलाफ। अरे देखिए, हमारा उद्देश्य केस करना नहीं है, हमारा काम केस करना नहीं है, हमारा काम है सरकार चलाना, आम आदमी का फायदा करना। यहाँ पर जो आम आदमी महाराष्ट्र में उसके लिए सहूलियत देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना, जो मोनो रेल है, मेट्रो रेल है, कोस्टल रोड है, ऐसा प्रोजेक्ट करना। ये जो ईडी कर रही है और सीबीआई कर रही है और केंद्र सरकार के मदद से कर रही है, ये बहुत गलत चीज है। ये आज विनोद जी क्या बीजेपी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, उनको टारगेट किया जाए, ताकि जो छोटे इनके एमएलए हैं उनको बीजेपी की तरफ लाया जा सके, सरकार बनाने में आगे चल के मदद करें वो? देखिए सर, बात एकदम स्पष्ट है। संजय राउत जी को टारगेट सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसा अभी कृष्णा हेगड़े जी ने भी कहा, संजय राउत वो फेविकोल थे जिन्होंने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों को एक साथ लाकर सरकार बनाई है। तो सरकार बनाने वाला जो फेविकोल था संजय राउत, उनको टारगेट किया जा रहा है। और संजय राउत ने तो चैलेंज किया, कल ही उन्होंने बताया है कि उनके पास भ्रष्टाचार से आया हुआ एक भी रुपया अगर साबित हो जाए तो वो सारी प्रॉपर्टी वो बीजेपी को दान करने को तैयार है। तो ये मुद्दा तो क्लियर हो गया कि संजय राउत को एक आरोपी बना के या उनकी छवि खराब करके एक परसेप्शन किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो 15 महानगर पालिकाओं के जो चुनाव है और उसके बाद में विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, तो देखिए एकदम मैं आपको है कि संजय राउत अगर टारगेट बन जाते हैं, छवि खराब हो जाती है, तो शिवसेना की छवि खराब हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जितनी राजनीति में समझता हूं महाराष्ट्र की और मुंबई की, या आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन से पहले ये महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली नहीं है। उसके बाद क्या होगा ये मैं आज नहीं कह सकता हूं, पर कारपोरेशन इलेक्शन तक ना तो शिवसेना डरने वाली है, ना कांग्रेस डरने वाली है, ना बीजेपी डरने वाली है। रही बात परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है, संजय राउत को टारगेट किया जा रहा है, तो बीजेपी के अंदर भी बड़े बड़े नेता है। अभी कृष्णा हेगड़े जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, ये जो हमारे दारूवाला साहब बैठे हैं वो बताइए, प्रकाश मेहता जी को क्यों मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया था? आप जानकारी दे रहे हैं तो अधूरी जानकारी। चलिए दारूवाला, एक सवाल यह है कि आप करप्ट जो होता है अगर वो बीजेपी में आता है तो साफ सुथरा हो जाता है, ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर। जो करप्ट है उसको दबा के ईडी की कार्रवाई करवा के उसको अपने साथ ला लीजिए, ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर। सर ये जो कह रहे हैं ना, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है सर, यहाँ पर जो आता है तो ये धुल के साफ होता है। ये जो परसेप्शन, सबसे पहले ये मीडिया वाले किसके साइड से बात करें मैं नहीं जानता, एनीवे उनके हर सोच का मैं स्वागत करता हूँ। एक नागरिक के हैसियत से यदि ये पूछने का अधिकार है, ये हमारे चौथे स्तंभ है। सर मैं आपका जो पहला सवाल था, ऐसा कोई भी एविडेंस अगर आपके पास है जहां से दूसरे पार्टी से, शिवसेना से या कांग्रेस से हमारे पास आया, उसे वो धुलकर साफ हो गया, अगर ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है तो आप प्लीज, सर मैं बीच में बात कभी नहीं किया सर, तो आप प्लीज उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसे आप नेशनल मीडिया के ऊपर आप प्लीज उजागर करिए। पॉइंट नंबर 2, सर मैं एक ही सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, वक्त की कमी है मुझे मालूम, अभी शो वाइंड अप होने वाला है। बिल्कुल, सर जो संजय राउत की जो वाइफ मैम है, वर्षा मैम, उन्हें 83 लाख इनको माधुरी राउत की अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, प्रवीण राउत की जो वाइफ है। सर ये प्रवीण राउत की वाइफ को ये पैसा मिस्टर पाटकर से, बस एक ही सवाल का आप जवाब दे दो, मैं आपके इसका आगे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सेकंड टाइम जो 83 लाख के बाद जो 55 लाख आए, उससे आपने अलीबाग की प्रॉपर्टी दी। मसला वही है, 55 लाख का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, 53 करोड़ 54 करोड़ की बात नहीं कर रहे। विनोद जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, वक्त की कमी है। शरद पवार ने कल पीएम से मुलाकात की है, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इस ताल्लुक से बहुत मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है। क्या इसके बाद कुछ सियासत में तब्दीली आएगी या ईडी की कार्रवाई कुछ रुकेगी, लगता है ऐसा? देखिए ईडी की कार्रवाई कुछ रुकेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। शरद पवार जी एक सुलझे नेता है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े और देश के बड़े नेता है, उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, क्योंकि अगर वो संजय राउत की बात रखने प्रधानमंत्री के पास नहीं जाते तो हो सकता है कि संजय राउत के मन में भी ये खटास निर्माण होती कि जिस सरकार को बनाने में मैंने इतना बड़ा योगदान दिया
उसके लिए मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो शरद पवार जी ने जो मूव किया है वो बहुत सोची समझी और अच्छी रणनीति है। इससे महाराष्ट्र सरकार को स्टेबिलिटी मिलेगी। और रही बात जो हमारे दारू वाले साहब कह रहे थे, तो सर देखिए, पार्टियां तो सभी अच्छी है, पर पार्टियों में, हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो शिवसेना हो, उसमें कुछ ना कुछ दागदार है, बिल्कुल। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। अगर आप नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं सारे नजर लोग आएगा। चश्मे वाली बात है कि चश्मे साफ देख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण हेगड़े जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अली दारूवाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।